सरकारी नौकरी का सपना पूरा करो। वेलकम टू अरियाकुल एजुकेशन एंड ऑनलाइन गुरुकुल। सब्सक्राइब करो और जीत पक्की। जब भी हम नदियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नक्शे पर बनी कुछ शांत सी लकीरों की तस्वीर आती है। पर क्या हो अगर ये पता चले कि इनमें से कुछ लकीरें पहाड़ों से भी पुरानी हैं? जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो इतनी पुरानी हो कि जब विशाल हिमालय का वजूद भी नहीं था तब भी वो बह रही थी। या फिर एक ऐसी नदी के बारे में क्या ख्याल है जो अपने ही बहाव में इतना मलबा ले आए कि वो खुद का रास्ता ही रोक दे और फिर एक नया तबाह करने वाला रास्ता बना ले? तो आज भारत की कुछ सबसे अनोखी नदियों के पीछे के विज्ञान और इतिहास को समझेंगे। ये सिर्फ भूगोल के कुछ तथ्य नहीं है, बल्कि ये भूविज्ञान, फिजिक्स और हाँ, हमारे इंसानी फैसलों की वो दिलचस्प कहानियां हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को शक्ल देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कारनामे की जो सुनने में नामुमकिन लगता है। ये कहानी है सतलज नदी की, जो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है। अब सतलुज की इस हैरत अंगेज ताकत का राज एक शब्द में छिपा है, पूर्ववर्ती नदी, यानी एंटीसीडेंट रिवर। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी नदी जो पहाड़ों के बनने से भी पहले से बह रही थी, और जब पहाड़ उठे तो नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। तो ये हुआ कैसे? देखिए, लाखों करोड़ों साल पहले सतलुज एक सपाट मैदान पर बहती थी। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और जमीन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि जैसे जैसे जमीन यानी हिमालय ऊपर उठता गया, नदी उसे उसी रफ्तार से काटती चली गई। और आज नतीजा हमारे सामने है। नदी अपने पुराने रास्ते पर ही है, लेकिन अब वो एक गहरी खाई से गुजरती है जिसे उसने खुद बनाया है। चलिए, अब एक ऐसी नदी की बात करते हैं जो अपनी उम्र के लिए नहीं, बल्कि अपने खतरनाक और बेचैन स्वभाव के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं कोसी की, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसकी तुलना हाईवे पर उस बेचैन ड्राइवर से की जा सकती है जो एक लेन में टिक ही नहीं सकता और बार बार लेन बदलकर हादसे करता है। लेकिन सवाल यह है कि इसके इस बर्ताव के पीछे का विज्ञान क्या है? ये ऐसा करती क्यों है? देखिए, इसकी कहानी के दो हिस्से हैं। जब कोसी हिमालय में होती है तो वहाँ ढलान बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से पानी की रफ्तार बहुत तेज होती है और ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद, पत्थर सब कुछ बहा कर ले आती है। लेकिन जैसे ही ये नदी बिहार के सपाट मैदानों में उतरती है, पूरी कहानी पलट जाती है। और नतीजा, मैदान में आते ही इसकी रफ्तार कम हो जाती है और ये उस सारे मलबे को आगे नहीं ले जा पाती। तो ये मलबा वहीं जमा होने लगता है, जिससे नदी का अपना ही रास्ता बंद हो जाता है। फिर पानी को तो कहीं जाना है, तो वो एक नया रास्ता खोजता है, और इसी वजह से आती है वो विनाशकारी बाढ़। अभी तक हमने प्राकृतिक घटनाओं की बात की। अब एक ऐसी त्रासदी की ओर बढ़ते हैं जो इंसानों की बनाई हुई है। देखते हैं कि कैसे एक जीती जागती, जीवन से भरपूर नदी को एक रेगिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना? पानी से भरी नदी एक जैविक रेगिस्तान कैसे हो सकती है? रेगिस्तान का नाम सुनते ही तो मन में रेत और सूखापन आता है। लेकिन यहाँ पानी तो है, पर उस पानी में जीवन नहीं है। तो होता यह है कि इंडस्ट्रीज और कोयला खदानों से निकला हुआ कचरा बिना ट्रीटमेंट के दामोदर नदी में डाल दिया जाता है। अब पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस कचरे को खत्म करने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन का लेवल लगभग 0 हो जाता है तो मछलियां और पानी के दूसरे सभी जीव दम घुटने से मर जाते हैं। चलिए, अब यहाँ से चलते हैं बहुत दूर, उत्तर में काराकोरम रेंज की तरफ। यहाँ एक ऐसी नदी है जिसका नाम सुनकर डर लगता है, लेकिन उसका इतिहास बहुत ही हैरान करने वाला है। इस नदी का नाम है श्योक और स्थानीय भाषा में इसका मतलब है मृत्यु की नदी। तो सवाल ये होता है कि जिस नदी का नाम ही मौत की नदी हो, वो सेंट्रल एशिया और लद्दाख के बीच एक जरूरी ट्रेड रूट कैसे बन गई? ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता। कोई व्यापारी अपनी जान और माल को ऐसे रास्ते पर दांव पर क्यों लगाएगा? इसका जवाब छिपा है उस इलाके की खतरनाक बनावट में। काराकोरम के ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ों को सीधे पार करना नामुमकिन था, तो हजारों सालों में नदी ने जो घाटी बनाई थी वही एकमात्र रास्ता बचता था। लेकिन ये रास्ता खतरों से खाली नहीं था। गर्मियों में पिघलते ग्लेशियरों से अचानक बाढ़ आ जाती थी और सर्दियों में जमी हुई नदी की बर्फीली सतह कभी भी टूट सकती थी। तो ये सबसे खतरनाक ऑप्शन था, पर अफसोस यही एकमात्र ऑप्शन भी था।
एक नदी जो रास्ता देती थी। उससे अब चलते हैं एक ऐसी नदी की कहानी पर जो अपना खुद का सफर भी पूरा नहीं कर पाती। ये कहानी है लूनी नदी की। ये करीब 500 किलोमीटर चलती है, लेकिन कभी समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। कच्छ के रण की दलदली जमीन में पहुंचते पहुंचते ये गायब हो जाती है। इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे कोई मैराथन रनर फिनिश लाइन से ठीक पहले किसी दलदल में खो जाए। इस प्रक्रिया को इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। तो आखिर ये लूनी नदी गायब क्यों हो जाती है? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह है बहुत ज्यादा वाष्पीकरण, मतलब इवेपोरेशन। राजस्थान और गुजरात की भयंकर गर्मी इसके ज्यादातर पानी को भाप बना देती है, और जो पानी बचता है वो दूसरी वजह का शिकार हो जाता है। कच्छ के रण की रेतीली और दलदली जमीन एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है और बचे खुचे पानी को भी सोख लेती है। तो आज हमने क्या देखा? यही कि नदियां सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये बहुत ही ताकतवर होती हैं, जो पहाड़ तक तराश देती हैं, जमीन का नक्शा बदल देती हैं, जीवन देती हैं और कभी-कभी इंसानी गलतियों का शिकार भी हो जाती हैं। तो अगर एक नदी किसी उठते हुए पहाड़ या तबाह होते इकोसिस्टम की कहानी कह सकती है, तो ये सोचना लाजमी है कि हमारे सबसे करीब जो नदी बह रही है वो हमें क्या कहानी बताने की कोशिश कर रही है। उसके बहाव में न जाने कौन सी अनदेखी ताकतें और कितने छिपे हुए इतिहास बह रहे होंगे।